ज्ञान की बात से। कामयाबी मुझे मिले ना मिले ये अलग बात है, मैं मेहनत ना करूँ ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में और शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम 5 का पंच। आइए जान लेते हैं आज कौन-कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे सरयू कैनाल के बारे में, फिर हम जानेंगे बीबीपी मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में, फिर हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक, हम जानेंगे ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में और अंत में हम जानेंगे नाटो के बारे में। आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 8 दिसंबर को हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपको बेसिक डिफरेंस बताना था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज़ मिसाइल में। तो उस बेसिक डिफरेंस उसका यही है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं दे आर अनगाइडेड, मतलब उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है या उनका जो मारने का एक पाथ होता है वो डिफाइंड होता है, वाइल जो हमारी क्रूज मिसाइल्स होती हैं दे आर गाइडेड, मतलब इनकी जो मैन्यूवरिंग होती है वो हम चेंज कर सकते हैं बाई रिमोटली। तो ये था हमारा पिछला क्वेश्चन, उसका आंसर। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा डिस्कशन और सबसे पहले बात कर लेते हैं सरयू कैनाल की। ये न्यूज़ में क्या है, अभी हमारे पीएम ने जो सरयू कैनाल है उस प्रोजेक्ट को जो है हरी झंडी दिखाई है, उसका इनॉग्रेट किया है, मतलब आज जो 10 दिसंबर है उसको वो इनॉग्रेट किया उन्होंने। आइए जान लेते हैं सरयू कैनाल के बारे में एक बार। ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। ये बिगेस्ट कैनाल सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, जो कि 1971 में स्टार्ट हुआ था। इस प्रोजेक्ट में 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मेनली कवर होंगे: गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। इस कैनाल में 5 रिवर्स आपस में लिंक्ड होंगी, जो कि सरयू, घाघरा, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन। ये जो कैनाल होगी उसकी लेंथ अप्रॉक्स 6600 किलोमीटर होगी, जो कि मेन जो कैनाल है उसको 3200 के आसपास माना जा रहा है। ये सरयू कैनाल मेनली उत्तर प्रदेश के जो स्पेसिफिक एग्जाम्स हैं उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें यूपी स्पेशल आता है। बाकी ओवरऑल ये पूछ सकते हैं कि सरयू कैनाल जो अभी इनोग्रेट हुई है वो कहाँ या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नाम से ही पता चल रहा है कि बेटी को बचाना है और उनको पढ़ाना है। न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में क्या है कि जो पैनल गठित हुआ था इसका फंड को देख रेख करने का, उसको यूटिलाइजेशन को देखने का, उसने ये बताया है कि बहुत ही पुअरली या बेकार ढंग से जो भी इस फंड में पैसा जा रहा था उसको मैनेज किया गया है या यूटिलाइज किया गया है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं बीबीबीपी पे, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर। यह एक कैंपेन था या एक स्कीम थी जो कि डिक्लाइन चाइल्ड सेक्स रेशियो को इन्हेंस करने के लिए या उसको ट्रैक पे लाने के लिए था, और सबसे बड़ी बात थी जो गर्ल्स के एम्पावरमेंट पे। इसकी शुरुआत 22 जैन 1915 को हुई थी। इस जो बेटी पर बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, इसमें 3 मिनिस्ट्री एक साथ काम कर रही थी। कौन कौन सी? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, हेल्थ एंड फैमिली मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी जो मेन पैटर्न जो स्कीम है, इस जो स्कीम है इसकी जो मेन मिनिस्ट्री वो कौन सी है? तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, बाकी दोनों का सपोर्टिंग रोल है। ये एक तरीके की स्कीम है जिसमें जो असिस्टेंस होता है फंड का वो 100% गवर्नमेंट देती है, बट इम्प्लीमेंट स्टेट अपने अकॉर्डिंग करती है। तो ये पहली ऐसी योजना है जिसमें फंडेड बाय टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट, बट स्टेट अपने हिसाब से उसको उस फंड को यूटिलाइज करता है। तभी पैनल बैठाया गया था कि उस देखने के लिए कि वो जो फंड है उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया है। बहुत सारी चीज़ें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना था उससे हुए। सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस जो होते थे, जो फीमेल फोर्टिसाइड हम जैसे बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ, बहुत ज़्यादा कमी आई। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह से सेक्स की जांच होती थी कि मेल है कि फीमेल है, वो उस पर बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई, उनको इलीगल बताया गया। कहीं ना कहीं ड्राउरी सिस्टम को भी, जो कि वीमेन एम्पावरमेंट को कम कर रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं कर्व लगाता है। तो बहुत जो सोशल के फ़ायदे हुए, सोसाइटी के फ़ायदे हुए इस स्कीम के द्वारा हुए थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आगे हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल डेमोक्रेसी। इसमें हम जानेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है, बाद में ग्लोबल तो हमको पता ही है। अभी न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में है कि पहली समिट थी, ऑनलाइन समिट थी ये, जिसको जो बिडेन हमारे यूएस के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हेल्ड, या बोल सकते हैं कि उन्होंने ही चेयर किया था। वो फर्स्ट वर्चुअल समिट हुई तो न्यूज़ में थी। ग्लोबल डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पहला समिट था जो कि ऑनलाइन हुआ, आपको पता ही है, 9 दिसंबर 2021 को हुआ था। इस जो डेमोक्रेसी का जो समिट हुआ था, इसमें हुआ था कि जो हमारा इंडिपेंडेंट मीडिया है, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोगों के द्वारा लोगों का राज। तो इसमें ये कहा गया था कि अगर हम मीडिया को इंडिपेंडेंट करेंगे और जो करप्शंस हैं उन पे हम लगाम लगाएंगे, मतलब है कि जो एंटी करप्शंस एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देंगे, तो
हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग। तो यही हुआ था, ग्लोबल डेमोक्रेसी का जो अभी हुआ है उसमें यही था कि हमें मीडिया को इंडिपेंडेंट करना है और करप्शंस के सारी चीज़ों को हटाना है। अब हम एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो किस किस टाइप की होती है। हालांकि ये कभी एग्जाम्स में डायरेक्टली या डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, इसका मीन क्या है, तो एक छोटी सी मैं आपको जानकारी इसमें दे देता हूँ। जनरली डेमोक्रेसी 4 तरीके की होती है: डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी एंड मॉनिटरी डेमोक्रेसी। मैंने उसकी डिफिनेशंस भी दे रखी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि बहुत पुराने समय में, जो हमारे एंशियंट एरा था, उस टाइम पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। मतलब कि ऐसे सिटीजन्स, मतलब जो एडल्ट्स होते थे, जो कि अपनी जो शुरुआती ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, या जो भी उस समय की एजुकेशन होती थी, उसको पा लेते थे। तो अगर कुछ भी कोई डिसीजंस लिए जा रहे हैं पॉलिटिकली, तो उन लोगों को इनवाइट किया जाता था कि आप पार्टिसिपेट होइए और आप अपने अपने पक्ष को रखिए। तो ये होती थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, कि मतलब लोगों को उठाया, उनसे पूछा और लॉज या जो भी रूल्स थे वो बना दिए। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी होती है वो होती है इलेक्टेड बाय पीपल, जैसे कि हमारे इंडिया में होता है कि लोग इलेक्ट किए जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ही निर्धारित कर देता है कि कौन आदमी उस देश को चलाएगा और कैसे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी। और मॉनेटरी डेमोक्रेसी होती है कि इसमें क्या होता है कि पावर का खेल है। जिस एजेंसी के पास, वो पब्लिक हो या प्राइवेट है, जिसके पास पावर है वही रूल बनाने में सक्षम है, या जो रेगुलेटर्स है। हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दे सकते हैं, जैसे हमारा आरबीआई है। आरबीआई क्या करता है कि एक मतलब मॉनिटरिंग करता है मनी की। तो ये कहीं ना कहीं अगर डेमोक्रेसी की में देखा जाए तो मॉनिटरी करता है आरबीआई, उसके पास पावर भी है, तो वो डिसाइड कर रहा है कि डेमोक्रेसी कैसे चलेगी। तो इस वजह से मैंने सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको। जो मॉनिटरी डेमोक्रेसी है उसमें होता है कि जिसके पास मॉनिटर है, मतलब पैसा है, जिसके पास पावर है, वही उसको रेगुलेट करेगा और वही रूल्स बनाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। और जो ग्लोबल डेमोक्रेसी था, कुछ इतना खास न्यूज़ में था नहीं, बट हाँ, पहला समिट हुआ है और ये वर्चुअल था। जो बिडेन ने इसको हेड किया था और इसमें इंडिपेंडेंट मीडिया और करप्शन पे बात हुई थी। तो एक छोटी सी जानकारी थी। आइए जान लेते हैं आज का हमारा अगला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। न्यूज़ में क्या है, अभी न्यूज़ आई है, जो इज़राइल का साइबर सेल है उसने बोला है कि आईएमएफ, मतलब जो ये हमारा मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक और 10 ऐसे बहुत और देश एक साथ जो साइबर अटैक हुआ है, उनको सिमुलेट साइबर अटैक्स, मतलब उनके साथ एक जैसा ही साइबर अटैक हुआ है। तो ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, इन पे साइबर अटैक होना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है इंटायर वर्ल्ड के लिए। आइए जान लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक, जैसे आपको पता ही है, बैंक है, मीन्स कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट्स। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लोन और ग्रांट्स में। लोन होता है कि हमें किसी इंटरेस्ट रेट पे किसी से पैसा उधार लेते हैं, वो हो गया लोन। और ग्रांट्स हो जाता है कि हम किसी को हेल्प के लिए दे रहे हैं, कि आप ये पैसे ले लीजिए, फिर आप हमें ये पैसा वापस, हमारा पैसा खुद ही वापस कर दीजिए। अगर हमने आपको 10 रुपये दिए तो आप हमें 10 रुपये वापस कर दे रहे हैं। वो ग्रांट था कि अब आपको दिया है, अब आपका काम हो गया, आप मुझे दे दीजिए। बट लोन्स में ऐसा होता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, बट उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी ऐड होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है। एक चीज़ और थी कि वर्ल्ड बैंक जो लोन या ग्रांट्स देते हैं वो किसी इंडिविजुअल को नहीं देते, ये एक इंटायर गवर्नमेंट को देते हैं, किसी भी देश की। और वो देश कैसे होने चाहिए? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, मतलब छोटे छोटे देश होने चाहिए जिनकी इनकम लेवल बहुत ही लो हो या मिडिल लेवल की हो, उन गवर्नमेंट्स को ये वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। अब अगर अपने इंडिया की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारा मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है, तो हमें भी वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलता है, या हम ले सकते हैं लोन्स में। या कोई कैलेमिटी आ गई बहुत ज़्यादा, जैसे कोविड हुआ था, तो उस टाइम पे ग्रांट्स देती है ये बैंक की, चलो भाई अभी इस सिचुएशन से आप ओवरकम कीजिए, निकलिए, आप मुझसे इतना सा ग्रांट ले लीजिए, जब आपके पास हो जाए चीज़ तो मुझे रिटर्न बैक कर दीजिए। इसके 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो वर्ल्ड बैंक है। एक है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, मतलब एक इसकी बॉडी है जो कि फंड प्रोवाइड करती है। दूसरी बॉडी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ये भी 2 बॉडीज़ हैं जो कि एसोसिएट करती हैं मनी को और फिर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसका फॉर्मेशन 1945 जुलाई में हुआ था, पता ही है, उसी समय पे जब हमारा यूएन बन रहा था, और वाशिंगटन इसका हेडक्वार्टर है। अब ध्यान देना कि जितने भी फाइनेंशियल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर वाशिंगटन में है, हालांकि आगे भी हम कभी कोरिलेट करके बताएंगे, बट इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन है। अभी एज ऑफ नाउ इसके प्रेसिडेंट डेविड मेलपास हैं। क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हो रहे हैं एग्जाम्स, तो ये पूछा जा सकता है कि अभी प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, तो डेविड मेलपास उनके वो हैं। और एमडी और सीएफओ का मतलब है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो हैं अंशुल कांत, इंडियन ओरिजिन के हैं, तो अंशुल कांत इसके एमडी और सीएफओ हैं।
अभी क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है उसका भी रिसेंट एक गोल हुआ है, उसने एक मतलब वर्ल्ड बैंक क्या होती है, एक ऐसी बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है जो कि कभी ना कभी गोल्स भी अपने सेट करती है। तो अभी उसका रिसेंट का जो गोल है वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। उसका यही एम है कि हमें उन देशों को सहयोग करना है जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब हैं। तो रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी उस पर उनका मेन गोल है। अब एक चीज़ ये आती है कि वर्ल्ड बैंक पैसे देती तो है बट उसको पैसे मिलते कहाँ से हैं। तो ये क्या करता है कि ये फंड प्राप्त करता है बहुत सारे नेशंस से जो कि बहुत रिच हैं, जैसे यूएसए हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, मतलब ज़्यादातर हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो उनसे फंड मिलता है इसको, और वो फंड फिर आगे वो जो भी जैसे जो भी रिक्वायर्ड कंट्रीज़ को देते हैं, और उसका जो इंटरेस्ट होता है जो उसको फंड देते हैं उनको उनका मतलब जो इंटरेस्ट है वो उनको मिलता है। मतलब अगर यूएसए कुछ पैसा दे रहा है वर्ल्ड बैंक में तो उसका उसको रिटर्न बैक भी मिलता है। और ऐसे बहुत सारे जो वर्ल्ड की कैपिटल मार्केट है उसमें बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड से भी उनको पैसा आता है कि अपने बॉन्ड्स जो जारी करते हैं लोग उनको लेते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इस तरीके से जो बैंकिंग सिस्टम का मनी सप्लाई चैन होता है इस तरीके से वर्ल्ड बैंक का भी है, बट इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये छोटी सी जानकारी थी वर्ल्ड बैंक के बारे में। आइए जान लेते हैं आज का हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो क्या है। वो है नाटो का। हमने एक दिन आपसे चर्चा की थी कि कुछ टॉपिक्स थे जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी, तो ये ओल्ड टॉपिक है फॉर डिस्कशन के लिए जो मैंने छोड़ रखा था। तो नाटो उनमें से एक है। बात कर लेते हैं नाटो की। तो नाटो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो अटलांटिक जो हमारा ओशियन है उसके अराउंड पे जो कंट्रीज़ हैं उनका एक एसोसिएशन है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटलांटिक में ही सीमित नहीं रह गया है, बहुत जगह इसके जो ब्रांचेज हैं या बहुत सारे ऐसे जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं वो उसमें जुड़ गई हैं। यह एक प्रॉपरली मिलिट्री अलायंस है, ये ध्यान देना है। ये कोई इकोनॉमिक, कोई भी सोशल या कोई भी ह्यूमन राइट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टोटल प्योरली एक मिलिट्री अलायंस है। और इसमें 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन और 1 एशियन नेशन है। ये तो हमारे नाम हो गए, जो हमारे हैं ये इसमें देश हो गए। इसके बाद हमारा एक चीज़ और है कि इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेड क्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो का मेन काम क्या है, ये एक्चुअली क्या है, नाटो जो नेशंस होते हैं उनके साथ में एक चीज़ है कि ये इनके साथ एक मतलब को कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक इन लोगों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन कर रखा है कि अगर कोई नेशन इन नाटो कंट्रीज़ का जो भी नाटो एलाइज हैं किसी भी नेशन पे अटैक करता है तो बाकी अदर्स जो उसके नाटो के ग्रुप में हैं उन पे भी अटैक माना जाएगा। मतलब कलेक्टिवली सिक्योरिटी का यही मतलब होता है कि अगर इन इंटायरली जो 30-31 देश हैं इनमें से किसी एक देश पे कोई थर्ड पार्टी अगर अटैक करती है तो वो इन 30 देशों पे अटैक माना जाएगा। ये इसका मेन जो इशू था कि अगर किसी 2 देश फ्रंट में आके लड़ रहे हैं, अगर एक नाटो एलाइज है कोई थर्ड पार्टी है तो बाकी जो देश नाटो में हैं वो भी अपनी ग्रुप के उस जो भी उस जिससे युद्ध होगा उसका सपोर्ट करेंगे मिलिट्री बेसिस पे। तो ये नाटो का एक इसका ड्रॉबैक मान लीजिए या पॉजिटिविटी मान लीजिए। हालांकि जब बहुत लोग एक साथ मिलके आते हैं तो लड़ाई में तो उसको पॉजिटिविटी ही मानेंगे, बट कभी कभी ये हो जाता है कि जो शांति से बैठे खा रहा है और किसी और ने लड़ाई छेड़ दी तो उसको भी जाना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक था। बट ये इस तरीके का इसमें एक म्यूचुअल डिफेंस का जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग मतलब जो एक था साइन करने का वो उन्होंने किया था। फ्रांस ने इसको 1963 में लेफ्ट कर दिया था। जब बना था तब पूरा फ्रांस इसके साथ था नाटो के साथ, बट 1963 में कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आए कि फ्रांस ने इसको छोड़ दिया। मैंने ऐसे आपसे बात की कि अगर कोई बंदा शांति से जी रहा है, वो नहीं चाहता कि किसी से लड़ाई लड़े, तो वो क्यों किसी और की लड़ाई में खुद जाए। तो फ्रांस का शायद उस समय यही हुआ था कि बहुत सारे देश आपस में कोल्ड वॉर में एंगेज थे या किसी और चीज़ों में, तो वो सोच रहा था कि हम क्यों इस तरीके से उसमें जाएँ और अपनी शांति भंग करें। वो डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो वो वैसे मैं तो इससे आपसे जैसे जनरली बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ समय कुछ और रीजंस रहे हों, बट फ्रांस ने नाटो ज्वाइन किया था, देन उसने लेफ्ट भी कर दिया था। तो एक वो थी। आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो अभी नाटो में हैं। अगर आप पेन कॉपी लिए हैं तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्लोली उनको पढ़ देता हूँ। सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली पढ़ रहा हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी हो। सबसे पहले अल्बानिया, बेल्जियम, आपको पता ही इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है तो बेल्जियम तो होगा ही। बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस उस टाइम पे था, अभी फ्रांस नहीं है तो याद रखना है। जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लताविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया,
स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड, और हमारा यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो ये 30, अभी इसमें 31 देश मैंने आपको लिखे हैं, बट अगर एज ऑफ नाउ देखे जाए, अगर हम फ्रांस को हटा दें तो 30 देश नाटो एलाइज हैं। आगे नाटो के कुछ ऑपरेशंस थे जो कि हमने यहाँ पे दे रखे हैं। उसका सबसे पहला जो ऑपरेशन था वो एंकर गार्ड करके था 1990 में, और ये जो इराक का कुवैत इन्वेजन हुआ था उस टाइम पे दोनों हुए थे, एस गार्ड करके था। ये दोनों उसी टाइम के हैं, ये जो इसके ऑपरेशंस थे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नाटो। आई होप एग्ज़ाम के हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी है आपको। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि इंडिया इसका पार्ट, हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया नाटो का पार्ट है, तो ऑब्वियसली इंडिया नाटो का पार्ट नहीं है। ध्यान देना है आपको, एक ही जो कंट्री है एशियन नेशन है वही है। मैंने आपका नाम बताया है, आप कमेंट करके बताइए मैंने आपको कौन सा नाम बताया जो एशियन कंट्रीज़ इसमें शामिल है। आइए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन फॉर द डे। अगेन क्वेश्चन फॉर द डे है, क्वेश्चंस फॉर द डे नहीं है। तो आपको बताना है, आज हमने बात की थी वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट्स और जो इंडिसेस है वो पब्लिश करता है, उनके सारे नाम आपको बताने हैं। आप कमेंट में मत बताइए, आप अपने नॉलेज के लिए रख लीजिए लिख के। बाकी आप यहाँ तक रहे, आपने ये पूरा आज का डिस्कशन सुना, थैंक यू सो मच।